नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के किस शहर ने सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? तो वो है नोबेल पुरस्कार। और अभी तक में जितने भी भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनमें से अधिकतर किस शहर के थे? कोलकाता सही जवाब है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो देखिए, कोलकाता ने अभी तक 4 सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं, जिनमें कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें राष्ट्रीय गान का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है भारत का। और मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा, अमृत सेन, और हाल फिलहाल में अभिजीत बनर्जी को मिला है। ये चारों जो है कोलकाता के निवासी थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1901 में। और कुल मिलाकर कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है? 6। अभी वीडियो में 2 जनवरी 2021 को वीडियो शूट कर रहा हूं। इस दिन तक यहाँ पे अपडेट है, 6 लोगों को भारतीय मुल्क के नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, जिनमें कि सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, गीतांजलि के लिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद मिला सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए दिया गया 1930 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। और अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया अर्थशास्त्र में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में हाल फिलहाल में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले उस भारतीय नागरिक का नाम बताएं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। तो उनका नाम है अमृत सेन और दूसरा अभिजीत बनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2, रजिया सुल्तान कहां की शासक थी? काफी आपने सुना होगा रजिया सुल्तान। प्रश्न तो आसान है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन जब करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कितना बनेगा। रजिया सुल्तान दिल्ली के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताइएगा, राधियाह, ओके, रदिया नहीं है, रजिया नहीं है, राधियाह बंट इल्तुतमिश, ये कौन व्यक्ति इसी के नाम से जानते हैं? राधियाह बंट इल्तुतमिश। तो यही है राजिया सुल्तान, जो है राधियाह बंट इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली की शासक बनी थी। और पहली मुस्लिम महिला कौन थी जो शासक बनी थी? तो यही थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सल्तनत पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान ने सुल्ताना के रूप में संबोधित करने से इनकार कर दिया था और खुद को सुल्तान शीर्षक दिया था। और रजिया सुल्तान का जन्म सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम के बच्चे के रूप में हुआ था। और ये किस वंश के थे? राजवंश, ये गुलाम वंश के थे। और इसका साम्राज्य कहां था? दिल्ली सल्तनत। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि राधियाह बंट इल्तुतमिश ये रजिया सुल्तान का ही नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर कहां है? प्रश्न घुमा के मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य मंदिर कहां है तो आप तो आसानी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए थोड़ा घुमा के है। सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है उस मंदिर को। ये विशाल मंदिर है, बहुत फेमस है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि एक जमाने में बिहार का हिस्सा हुआ करती थी। तो देखिए, कोणार्क नाम जो है संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? कोणार्क। देखिए, कोणार्क लिखिएगा तो ऐसे होता है, कोना और आर्क। तो देखिए, कोना का मतलब जो है संस्कृत में क्या होता है? कोना। कोना मतलब घर में कोना होता है ना, कोना में रख दो, लाठी रख दो कोना में। तो ये आप समझ गए होंगे।
कोना का मतलब हो गया कोना, घर में होता है ना। और आर्क का मतलब संस्कृत में होता है सूर्य। और यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपसे हिंदी में प्रश्न इस तरह से पूछ लेगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो यहाँ पे आर्क ऑप्शन में जरूर दे देता है ये आर्क। तो ध्यान रखिएगा, आर्क संस्कृत में सूर्य को कहा जाता है। और कोना और आर्क का अर्थ क्या हो गया, कोणार्क। और ये सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। और ये कहाँ है, ओडिशा में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा, राजा नरसिंह, किधर गया भाई, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कब, 1238 से 1250 के बीच में। और यहीं पे एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये तो आप आसानी से बता दीजिएगा कहाँ है, ओडिशा के पुरी में है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा, गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन, ओके, राजा अनंत वर्मन गंगा ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी में कराया था, जो कि ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, ये किस राज्य में है, ये तो मुझे पता है कि आप 100 में 100 लोग होंगे जो सभी इसको आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। महाबोधि मंदिर आपका बिहार के गया जिले में है, तो आप तो आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन आपसे प्रश्न यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो डायरेक्ट प्रश्न आपको इस तरह से पूछेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा कि महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। ओके, और ये कहाँ है, बिहार के बोध गया में। और एक प्रश्न ये पूछेगा कि महाबोधि मंदिर का निर्माण जो बिहार में किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया, तो डायरेक्ट आंसर देना है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 5, ओंग जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है। ओंग एक जनजाति होती है, ये कहां पाई जाती है, इंडिया में। यह है आपका अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो देखिए, ओंग जनजाति अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। और ये लुप्त प्राय जनजातियों में से एक है, क्योंकि इनकी आबादी लगातार घट रही है। और ओंग जनजाति के सदस्य जो है ओंग भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाबोलिम हवाई अड्डा कहां है, इंडिया में ही है। डाबोलिम हवाई अड्डा, डाबोलिम हवाई अड्डा सबसे छोटा राज्य गोवा में है। क्षेत्रफल में नहीं है, यह गोवा जनसंख्या में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम है। और जनसंख्या में गोवा है। तो देखिए, गोवा में डाबोलिम हवाई अड्डा है। गोवा का राजधानी कहाँ है, पणजी में है। और पणजी किस नदी के किनारे बसा है, मांडवू नदी, ऐसे करके कुछ नाम है, मांडवू, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। गोवा का राजकीय पशु क्या है, गौर। राजकीय पक्षी गोवा का क्या है, पीले गले वाली बुलबुल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सलीम अली नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गोवा में। एक बार फिर बोलता हूं, सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कंफ्यूज हो गए ना, ध्यान से आप नहीं सुने, मैंने बोला सलीम अली नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गोवा में। और दोबारा बोला था सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है जम्मू कश्मीर में। अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बताएं। सलीम अली नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि सलीम अली नेशनल पक्षी अभ्यारण्य, यह है आपका गोवा में। और इसी से मिलता जुलता नाम है सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ल्ड के जगह पर वाइल्ड यानी कि जानवर वाला अभ्यारण्य कहाँ है, सलीम अली जानवर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और पक्षी वाला गोवा में है। कंफ्यूजन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो यह है आपका अंडमान और निकोबार का, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां है, तो यह है इंडिया के बंगाल की खाड़ी में।
और अंडमान और निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा 572 द्वीप समूह है। कहां? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दूसरा है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तो ये है चाइना, और दूसरे स्थान पर इंडिया। और भारत की वर्तमान में जनसंख्या 1.3 अरब है। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए प्रश्न टफ हो गया ना। अगर आपको यह पता है कि भारत के कितने राज्यों से और कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तभी आप इस प्रश्न का हल कर पाएंगे, वरना संभव ही नहीं है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यह है बिहार से, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक जमाने में कर्क रेखा बिहार से गुजरती थी, लेकिन अब कहां? तो देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिनमें कि कौन कौन है ये मैं तो बाद में बताऊंगा। लेकिन 8 राज्यों से जो गुजरती है कर्क रेखा, उसके लिए एक ट्रिक मैंने आपके लिए लाया है। ये तो बात आपको याद रह सकता है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र मतलब दोस्त, पर मतलब दोस्त के ऊपर गमछा जो पापा इस्तेमाल करते हैं वो झाड़ देना है। क्या बोला ट्रिक? मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड। और झारखंड एक जमाने में बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो उस समय कर्क रेखा बिहार से भी गुजरती थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। और इसमें देख लीजिए मित्र पर गमछा झाड़, ये आपका सारे स्टेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। अच्छा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। और इस योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 तक। वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए कुछ दिन पहले 8 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। और एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि नवरत्न कंपनियां कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 14। और मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? 74। तो सबसे बड़ा क्या होता है? महारत्न 10। और इसके 10 कंपनियां जो है उसे आप याद रख लीजिए। और ये सब आपको नंबर याद रखना है कि नवरत्न कंपनियां 14 है और मिनी रत्न 74 है। महारत्ना 10 कंपनियां जो है उनमें कौन कौन है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड। आप लोग ये मत समझिएगा कि एनटीपीसी, ये जो हाल फिलहाल में रेलवे एग्जाम ले रही है एनटीपीसी का, ये वही वाला एनटीपीसी है, वो नहीं है। ये जो एग्जाम चल रहा है रेलवे एनटीपीसी, इसका नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये रेलवे का पोस्ट होता है। और जिस हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं उसका नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये महारत्ना कंपनियां है। और इनके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है,
और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, शहीदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में बंगा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो हुई नहीं थी, और इनको जो है कुत्तों यानी कि कम्युनल लोगों द्वारा फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को, और इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद मतलब इसे फांसी कहाँ दिया गया था? लाहौर सेंट्रल जेल, जो कि लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रियासत विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया था? रियासत विभाग के प्रमुख किसे बनाया गया था? तो यह था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। अच्छा, भारतीय रियासत विभाग का गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इन्हें भारतीय रियासत विभाग का प्रमुख बनाया गया था। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर, इनमें से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? महात्मा गांधी का संबंध युगांतर समाचार पत्र से नहीं है। इनके अलावा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। लेकिन युगांतर जो है, इस समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। किसका कथन है कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है? यह किसने कहा था? हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। यह है बीजी तिलक। बीजी तिलक समझ रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक का आदर्श वाक्य है, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को चिखली में, और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था मुंबई में। और बाल गंगाधर तिलक का निकनेम लोकमान्य तिलक था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था? समझ रहे हैं ना बात को? 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं होने वाला जो था, इनमें से कौन है? तो यह है आपका विद्रोह का प्रारंभ निश्चित समय पर होना। तो देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह में असफलता का कारण मुख्य था कि विद्रोहियों की संख्या बहुत ही कम थी, यानी कि सीमित थी। शस्त्रों के अभाव थे। शस्त्रों मतलब आप समझ रहे होंगे, गोली बंदूक। जैसे अभी इस जमाने में जैसे आपको थोड़ा देर के लिए बोले कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो आजकल के लड़के तुरंत बंदूक निकाल लेंगे, लेकिन उस समय बंदूक होता ही नहीं था ज्यादातर। तो इसलिए उस समय जो है 1857 का विद्रोह असफल रह गया था, शस्त्रों का अभाव के कारण, और एक संगठित एवं एक बुद्ध विचारधारा का भी अभाव था। लेकिन विद्रोह का प्रारंभ निश्चित समय पर होना यह गलत है। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह का निर्धारित समय जो शुरू किया गया था, शुरू करने का 31 मई 1857 को किया गया था। लेकिन हमारे महान व्यक्ति कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई को ही प्रारंभ कर दिया था। तो ये तो असफलता का कारण नहीं था, बल्कि ये तो फायदे के लिए था। क्वेश्चन नंबर 17, किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया? किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया? लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? राजगोपालचारी ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल। और CR फार्मूला क्या होता है? CR फार्मूला मतलब मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस को संक्रमण काल में अस्थायी सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देगी।
क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में हुआ था 1928 में, किसके नेतृत्व में? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किया गया था। अच्छा, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किसने किया था? यह है अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। अच्छा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ये तो सबको पता है कि नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। अच्छा, एक बात जो प्रमुख है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था, यही नमक सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बौद्धों का पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर इनमें से कौन सा है? तो यह है आपका बोध गया। बोध गया जो कि बिहार के गया जिले में है, ये निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, महाजनपद काल के 16 जनपदों में से कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्सा हुआ करते थे? जैसा कि आपको पता है कि कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे, जिनमें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितना स्थित है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौशल जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ये जनपद हुआ करता था, और कुल मिलाकर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है टोटल 16 में से, जिनमें कि कौन कौन है? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल। और ऑप्शन में आपको क्या मिला? कौशल। तो कौशल सही जवाब हो गया। और वर्तमान में मगध की बात करें तो मगध जो है अभी इंडिया का पार्ट है, और बांग्लादेश का भी पार्ट है, और नेपाल का भी है, और इंडिया में खासकर बिहार से संबंधित है मगध। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जनपद जो है मध्य प्रदेश में है, और मत्स्य जनपद जो है वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन थे? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ था, ऑप्शन ए। और कभी कभी जो है गेहूं ना दे करके जौ दे देगा, और कभी कभी जौ ना दे करके गेहूं दे देगा, मतलब एक ऑप्शन हटा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थे। क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाला है, ओणम किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्व है? ओणम, ध्यान से सही आपको याद दिलाने के लिए ले लिया। ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्व है? यह है केरल का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल साम्राज्य जो है किसके तहत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था? यानी कि मुगल साम्राज्य में जो है, मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा सीमा तक फैली थी, किस सम्राट के जरिए? औरंगजेब सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, मुगल साम्राज्य औरंगजेब के अधीन अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। अच्छा, मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किसने किया? यही है औरंगजेब ने। कब से कब? 1658 से 1707, करीब 50 वर्ष औरंगजेब ने शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा औरंगजेब ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इनमें से कौन दरबारी कवि था? वही है कव्वाली का जनक अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और अमीर खुसरो को बहुत तरीके से जाना जाता है, जैसे कि अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य के पिता कहा जाता है, कव्वाली के पिता कहा जाता है, और भारत की आवाज और तोता ए हिंद कहा जाता है। 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपका है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? ये मैं आपको मैप के जरिए बता चुका हूं। आप ये बताइए बिहार के कितना जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे है, इसको क्लिक करके देख लीजिए। बिहार पुलिस का स्पेशल प्ले लिस्ट यहाँ है, इसको देख लीजिए। चैनल पर जाकर के आप और सारे वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आपको कुछ वीडियो दिख रही है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो को जो करना है कीजिए, क्योंकि अभी के जमाना में बंदूक तुरंत चला देता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। जो करना है वीडियो को कर दीजिए, आपके ऊपर निर्भर है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।